हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन लास्ट लेक्चर। सो टुडे विल डिस्कस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस दैट हैड बीन आस्क्ड इन नीट। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following layers in an antral follicle means mature follicle, Graafian follicle, is acellular? Acellular means cells are not present. It is formed from some substance. एंट्रल फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल पूरा आपका मैच्योर फॉलिकल है, उसमें कौन सी लेयर आपकी ए सेलुलर है? सीधा ऑप्शन थीका इंटरना। आपकी ग्राफियन फॉलिकल की दो लेयर्स होती हैं, ग्रेनुलोसा सेल से बनी हुई होती हैं। आउटर लेयर इज नोन एज थीका एक्सटर्ना एंड इनर वन इज नोन एज थीका इंटरना। तो ये सेल्स की बनी हुई है। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा पार्ट पूरा जो ओवरी को हम लोग ने सेक्शन कटिंग को देखा था, सेक्शन कटिंग में जो ट्यूनिका एल्बोगिनिया के बाद का जो पूरा पार्ट था उसको स्ट्रोमा बोल रहे थे, इंटरनल पार्ट ऑफ द ओवरी। तो स्ट्रोमा इज अगेन मेड अप ऑफ सेल्स। नेक्स्ट इज जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा आपका ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है लेयर। ये आपका सिक्रीट करती है थीका इंटरना की सेल्स या फिर ग्राफियन फॉलिकल्स की सेल जो आपकी ग्रेनुलोसा सेल होती हैं। अगेन ग्रेनुलोसा ये आपकी फॉलिकुलर सेल्स है। So here the layer which is formed from some substance, not from cells, it is zona pellucida. See in this diagram, here is the structure of a mature follicle या फिर Graafian follicle, or you can say that antral follicle. See, outer layer theca externa made up of cell, granulosa cell. Theca interna again made up of cells, inner to the theca externa. Next, basement membrane with granulosa cells. After that एंट्रम, ये जो आपकी कैविटी है इट इज एंट्रम एंड इट इज फिल्ड विद फ्लूइड नोन एज एंट्रल फ्लूइड। एंड हियर इज द जोना पेलिसुडा। जोना पेलिसुडा इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये आपकी सेल की बनी हुई नहीं होती, सब्सटेंस की बनी हुई होती है। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे देखिएगा जोना पेलिसुडा, दिस इज मेड अप ऑफ सब्सटेंस, ये पूरा पार्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? जोना पेलिसुडा इज ए सेलुलर। ये आपकी फॉलिकल की ये भी लेयर है विच इज अराउंड द ओवम, ओवम के अराउंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका ये यूट्रस, आपका सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरी दिया गया इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। विच वन सेट ऑफ द 3 आउट ऑफ 1 to 6 have been correctly identified? यहाँ पे आपका लेबलिंग दे दी गई है, देखिएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ये कौन से आपके करेक्टली यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं ऑप्शन में? तो ऑप्शंस को पहले हम लोग रीड करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शंस को रीड करेंगे और उसको मैच करते चले जाएंगे। सेकेंड इज एंडोमेट्रियम, हियर इज द सेकेंड वन। नो, सेकेंड इज मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। फर्स्ट वन इज एंडोमेट्रियम, ये वाली है, here it is endometrium. Third is infundibulum, infundibulum. Fourth is fimbriae, fimbriae. Fifth is cervix and sixth one is vagina. This diagram is given in NCERT also. See here, infundibulum, fimbriae, lower part of the uterus is cervix, cervix continued with vagina, and here it is innermost endometrium, next to the endometrium जो before endometrium है myometrium, and outermost perimetrium. ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं वन बाय वन। सो सेकेंड वन आपका एंडोमेट्रियम है, नहीं है, फर्स्ट है एंडोमेट्रियम, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो गया जब पहले में ही नहीं है। नेक्स्ट रीड करते हैं, थर्ड इज इनफंडिबुलम, यस थर्ड इनफंडिबुलम है, यहाँ पे राइट कर देते हैं। फोर्थ इज फिम्ब्री, फोर्थ फिम्ब्री है। फिफ्थ इज सर्विक्स, सर्विक्स है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग लास्ट के ऑप्शंस को भी रीड करेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ इज ओवी डक्नल फनल, ओवी डक्नल फनल है ही नहीं। यूट्रस, फिफ्थ यूट्रस है, नहीं, इट इज सर्विक्स रीजन, तो ऑप्शन सी भी गलत है। डी वाला रीड कर लेते हैं, फर्स्ट इज पेरीमेट्रियम, नो पेरीमेट्रियम है ही नहीं, इट इज एंडोमेट्रियम, ये देखिए फर्स्ट वाला एंडोमेट्रियम है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी वन।
करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो बी वाला है, जिसमें थर्ड वाला इनफंडिबुलम है। ये इनफंडिबुलम हाईलाइट कर देते हैं, थर्ड इनफंडिबुलम, फोर्थ फिम्ब्री एंड जो फिफ्थ है वो सर्विक्स रीजन है, और सिक्स वाला आपका वेजाइना है। सेम डायग्राम दिया गया था ये वाला एनसीईआरटी वाला ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी। ओवरी के पास फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट होता है? या इस तरह से ओवरी है, फिम्ब्री एंड इनफंडिबुलम कंटिन्यूज विद एम्पुला, एम्पुला टू isthmus। तो ओवरी के पास कौन सा है? ये ओवरी है, इट इज इनफंडिबुलम। करेक्ट ऑप्शन इज इनफंडिबुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस डायग्राम में भी देख लीजिए, यहाँ पे ओवरी ये है, ओवरी के पास कौन सा पार्ट है? इसका इनफंडिबुलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। करेक्ट है, आपके स्पर्म बनने के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रिलीज होना स्पर्म का, इट इज नोन एज स्पर्मिएशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट वन। स्पर्मियोजेनेसिस, spermiogenesis is the process of formation of sperm from spermatogonia, no, from spermatid। spermatid से आपका sperm बनते हैं, spermatozoa बनते हैं, तो ये आपका statement 2 is wrong, so correct option is B1। statement first is correct but the statement 2 is incorrect। statement 2 incorrect है, spermatogonia से नहीं बनते हैं sperm, spermatid से बनते हैं sperm। इस process को हम लोग क्या बोलते हैं? spermiogenesis। Next question, which of the following statements are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको रीड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, बट वो स्टेटमेंट ओवम के फॉर्मेशन के लिए ट्रू नहीं है। रीड कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को वन बाय वन। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट। स्पर्मेटोजेनेसिस से जो स्पर्म फॉर्म होते हैं वो भी हैप्लॉइड गैमीट्स हैं, और जो oogenesis से ओवम फॉर्म होता है वो भी आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों, ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों के लिए ही सही है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के लिए, तो इसको हमें सिलेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, नो। oogenesis के केस में आपका जो सेकेंडरी oocyte था वहां पे फर्स्ट मियोटिक डिविजन के बाद ही डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग ओवम बोल रहे थे, ग्रेफिन फॉलिकल से जो रिलीज हो रहा था स्ट्रक्चर ओवुलेशन के बाद। सो यहाँ पे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में तो आपका डिफरेंशिएशन मियोसिस के बाद ही होता है, लेकिन आपका जो oogenesis है वो ड्यूरिंग मियोसिस ही स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब मैचुरेशन स्टार्ट हो जाता है गैमीट का। सो ये आपका जो स्टेटमेंट सेकेंड है ये आपका ट्रू है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, बट डू नॉट ट्रू फॉर oogenesis। नेक्स्ट स्टेटमेंट, meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cell population। जो आपकी कंटिन्यूसली आपकी मदर सेल होती है जिससे कि आपका स्पर्म बनेंगे, या फिर आप बोल सकते हो जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, तो उनको वो माइटोटिकली डिवाइड हो रही होंगी, उसके बाद वो फर्दर मैच्योर होंगी, साइज में ग्रो करेंगी स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में। तो मियोसिस उनमें होता है सिर्फ जहाँ पे स्पर्म बन रहे होते हैं, लेकिन oogenesis केस में ऐसा नहीं है। oogenesis केस में पहले ही डिसाइड हो जाता है एम्ब्रियोनिक लाइफ के टाइम ही कि कितनी आपके वहां पे प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे, प्राइमरी oocyte फॉर्म होंगी। कंटिन्यूसली नहीं होता, थ्रू आउट द लाइफ नहीं होता है। तो oogenesis के लिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है, तो हमें ये स्टेटमेंट आपका सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इट इज कंट्रोल्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों ही सिक्रेट होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में। ये ऑप्शन सही है दोनों के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी और oogenesis के लिए भी। इसको सिलेक्ट नहीं करना है हमें। लास्ट स्टेटमेंट, इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस तो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है, लेकिन oogenesis तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है फीमेल में, फीमेल फीटस में। सो ये ऑप्शन भी आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए करेक्ट है, बट oogenesis के लिए नहीं है। देख लीजिए सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन किसमें दिया गया है। सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, at which stage of life the oogenesis process is initiated। oogenesis तो embryonic development के टाइम पे ही स्टार्ट हो जाता है, so the correct option is A। next question, which of the following hormone levels will cause release of ovum या ovulation जिसको बोलते हो from the graphene follicle। कौन से हार्मोन की वजह से आपका ओवम रिलीज होता है ग्राफिन फॉलिकल से? रीड कर लेते हैं ऑप्शंस को।
हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन तो आपका बाद में बनता है जब ओवम रिलीज हो जाता है ग्रेफिन फॉलिकल से। ये ग्रेफिन फॉलिकल था, ग्रेफिन फॉलिकल से ओवम बाहर रिलीज हुआ। दिस स्ट्रक्चर नाउ कन्वर्ट्स इनटू या डेवलप इनटू कॉर्पस लुटियम। नाउ दिस कॉर्पस लुटियम सिक्रीट्स ना प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन तो बाद में ओवुलेशन के बाद में सिक्रीट हो रहा है, तो इसको तो ऑप्शन ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, लो कंसंट्रेशन ऑफ LH, लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH। नो, ओवुलेशन के टाइम पे दोनों का ही कंसंट्रेशन आपका ज्यादा होता है। नेक्स्ट, ये भी आपके दोनों गलत है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, यस, एस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स या ग्रेफिन फॉलिकल की सेल्स आपके सिक्रीट करती हैं एस्ट्रोजन। अब इसका हाई कंसंट्रेशन आपका स्टिमुलेट कर देता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ LH एंड FSH, जिसकी वजह से आपका ओवुलेशन होता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज डी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन स्टिमुलेट ओवम रिलीज या फिर ओवुलेशन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी वाला है। लो कंसंट्रेशन ऑफ LH नहीं होगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH नहीं होगा, क्योंकि जब आपने वो ग्राफ देखा होगा तो 14th डे पे जब ओवुलेशन होता है तो दोनों का ही LH का भी और FSH का भी लेवल जो होता है हाई होता है, और उन दोनों में भी LH का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा हाई होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं LH सर्ज, LH सर्ज। सो यहाँ पे आपका हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कौन सिक्रीट करता है? ग्रेफिन फॉलिकल की सेल। नेक्स्ट, मेयोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। सेकेंडरी oocyte जो होती है, जो आपका ग्रेफिन फॉलिकल से स्ट्रक्चर रिलीज होता है, उसका जो मेयोटिक डिवीजन है कब कंप्लीट होता है? एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, जब स्पर्म एंटर करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, नो। आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, भाई जाइगोट फॉर्मेशन के बाद कब होगा? वो तो सिंगल सेल, उसके बाद तो आपका डायरेक्टली एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ये भी गलत है। एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, जब आपका स्पर्म ओवम से फ्यूज होने वाला हो तब आपका सेकेंडरी oocyte में मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, हाँ ये करेक्ट है। प्रायर टू ओवुलेशन, प्रायर टू ओवुलेशन नहीं होता है, ग्रेफिन फॉलिकल से जो आपका रिलीज होता है स्ट्रक्चर वो आपका सेकेंडरी oocyte होता है, उसमें अभी कंप्लीट मेयोटिक डिवीजन नहीं होता है। इस डायग्राम से देखिएगा, ये डायग्राम हमने स्टडी किया था। यहाँ पे अभी दो सेल हैं, एक और एक, ये जो दूसरी थी वो क्या थी आपकी? पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्दर जब स्पर्म आ गया यहाँ पे अटैच हुआ इसकी वॉल से, ओवम की वॉल से, तो यहाँ पे आपका जो ये जो स्ट्रक्चर था सेकेंडरी oocyte फर्दर दो में डिवाइड हो गई, एक और आपकी पोलर बॉडी फॉर्म हुई जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? सेकेंड पोलर बॉडी। ये कब रिलीज हो रहा है? एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। करेक्ट इवेंट के सीक्वेंस को हमें सेलेक्ट करना है, तो वन बाय वन रीड कर लेते हैं। सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है, करेक्ट है, गैमेटोजेनेसिस। फिर उसके बाद गैमेट ट्रांसफर होता है, ये भी करेक्ट है, इंसेमिनेशन। फिर आपका गैमेट का फ्यूजन होगा, सिनगैमी भी करेक्ट है। फिर आपका जाइगोट बनता है, ये भी करेक्ट है। जाइगोट बनने के बाद सेल डिफ्रेंशिएट होती है, देन सेल डिवाइड होती है। भाई अभी जाइगोट तो सिंगल सेल है, वहां पे कैसे सेल्स मैच्योर हो जाएंगे? एक सेल में ही पूरा क्या सारे ऑर्गन लगे होंगे? नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि पहले आपका क्या आता है? सेल डिवीजन आता है, सेल डिवाइड करेंगी तब सेल आपकी डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड देन आपके ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग, रॉन्ग। नेक्स्ट, गैमीट बने, गैमीट ट्रांसफर हुए, सिनगैमी हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, सेल डिवाइड हुई, डिवाइड होने के बाद सेल डिफ्रेंशिएट हुई। भाई पहले नंबर ऑफ सेल बढ़ गया ना, उसके बाद सेल को पता चला कि हाँ हमें एंटीरियर पार्ट बनाना है या पोस्टीरियर पार्ट बनाना है या पर्टिकुलर ऑर्गन को फॉर्म करना है, उसके बाद ऑर्गन फॉर्म हो रहा है फर्दर उस सेल में डिवीजन के बाद। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बी वाला बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस को भी रीड करेंगे। नेक्स्ट, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना, फिर गैमेट ट्रांसफर हुए, फिर सिनगैमी हुई, फिर जाइगोट बना, सही है। फिर सेल डिवीजन हुआ और फिर आपके ऑर्गन बन गए, नहीं, सेल डिवीजन के बाद क्या आता है आपका? सेल डिफ्रेंशिएशन। पहले सेल डिफ्रेंशिएट होगी ना, फिर आपके ऑर्गन बनेगी कि हाँ अब ये सेल को मैंने रोल दे दिया है कि इससे जितने भी पार्ट बनेंगे फर्दर वो आपका पोस्टीरियर पार्ट बनाएंगे या फिर वो आपका लिम्स बनाएंगे या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन बनाए को फॉर्म करेंगे, तो वो पर्टिकुलर सेल फर्दर जब डिवाइड करेगी देन आपका ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका ऑप्शन सी भी बिल्कुल गलत है। लास्ट स्टेटमेंट को भी रीड कर लेते हैं, कहाँ पे गड़बड़ है ये भी। गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, सिनगैमी, भाई गैमेट ट्रांसफर ही नहीं हुआ, कैसे अपने आप फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन डी भी गलत है। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, no new follicles develop in the luteal phase of the menstrual cycle because menstrual cycle में हम लोग ने
डिफरेंट फेजेस को स्टडी किया था। फर्स्ट फॉलिकुलर फेज, देन ओवुलेशन फेज, आफ्टर दैट ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में कोई भी फॉलिकल आपका डेवलप होना स्टार्ट नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में वन फॉलिकल एट अ टाइम आपका डेवलप होता है। ल्यूटियल फेज में क्यों नहीं स्टार्ट होता है, पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं। बोथ FSH एंड LH लेवल्स आर लो इन ल्यूटियल फेज। ऑप्शन फर्स्ट इज एग्जैक्टली ट्रू। LH और FSH का जो लेवल होता है ल्यूटियल फेज में आपका कम हो जाता है, क्योंकि जो आपका कॉर्पस लुटियम होती है वो सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरॉन को, वहां से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से जो हाइपोथैलेमस के पास जाता है, हाइपोथैलेमस इन टर्न सिग्नल देता है पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से पिट्यूटरी FSH एंड LH के लेवल को सिक्रीट करना कम कर देती है, वहां पे उसका जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है। तो ल्यूटियल फेज में आपका FSH एंड LH का लेवल लो हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शंस को भी रीड करेंगे फिर भी। फॉलिकल डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओवुलेशन। ओवरी में फॉलिकल नहीं होता है, नहीं, फॉलिकल तो आपका प्रेजेंट होता है। जो आपका ग्राफिन फॉलिकल का रेस्ट पार्ट है डेवलप हो जाता है ना कॉर्पस लुटियम में, ओवुलेशन में ओवम जो होता है वो बाहर आपका फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। तो ये ऑप्शन नहीं है। FSH लेवल्स हाई होता है, नहीं। LH लेवल हाई होता है, नहीं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जो FSH और LH का लेवल है ल्यूटियल फेज में वो आपका बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट, एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस। कब आपका सेकेंड पोलर बॉडी एग के न्यूक्लियस से बाहर रिलीज होती है? पहले के केस में बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपका, सिर्फ एक ही मियोटिक डिवीजन होता है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन में वो सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाता है। अब फर्दर उसमें डिवीजन कब होता है? जब आपका स्पर्म एंटर कर जाता है प्लाज्मा ऑफ द ओवम में। इस डायग्राम में देखिएगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन वहां पे अभी भी नहीं हुआ। सेकेंड डायग्राम में ये स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो तो एंटर कर गया है, लेकिन ये जो आपका ये पूरा फीमेल का प्रो न्यूक्लियस है, यहाँ पे उस टाइम पे डिवीजन हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और सेकेंडरी पोलर बॉडी फॉर्म हुई। सेकेंडरी पोलर बॉडी यहाँ पे फॉर्म हो गई, तो स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर कर जा रहा है लेकिन अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। उस टाइम पे ये ओवम का जो फर्दर डिवीजन था मियोटिक सेकेंड डिवीजन वो कंप्लीट होता है यहाँ पे, तभी ओवम मैच्योर ओवम फॉर्म होता है, जिसको हम लोग ooted बोलते हैं। रीड कर लेते हैं ऑप्शंस को। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, सही है, एंटर कर गया है स्पर्म में लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, उस टाइम पे आपका सेकेंड पोलर बॉडी आपका एग से रिलीज हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं होती, गलत है। बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म नहीं, बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म सिग्नल कौन देगा? यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर एंड एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर मेटाफेज में अरेस्ट कर देता था सेकेंडरी oocyte को, एंड एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर फिर फर्दर आगे प्रोसीड करेगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी पोलर बॉडी बन रही थी। ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। डी साइमल्टेनियसली विद द फर्स्ट क्लीवेज, ये तो बिल्कुल ही गलत है। फर्स्ट क्लीवेज के बाद, क्लीवेज तो आपका जाइगोट बनने के बाद हो रहा था, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जब स्पर्म एंटर कर जाएंगे लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता, स्पर्म का जो न्यूक्लियस था और जो ओवम का न्यूक्लियस था वो फर्टिलाइज नहीं करेगा, उससे पहले ही आपका ये डिवीजन हो जाता है सेकेंडरी oocyte में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था? स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स, ये आपकी सेल्स थी, इनका जो मैचुरेशन होता है, मॉर्फोजेनेसिस होती है, स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मेटिड्स किस में बन जाते हैं? इसमें स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज स्पर्मिएशन? The release of spermatozoa from the nerve cells into the seminiferous tubules cavity. It is known as spermiation. Spermiation क्या होता है? जो आपका spermatozoa फॉर्म हो गया वो फर्दर रिलीज हो, आगे जो seminiferous tubule है फर्दर प्रोसीड करें, इसी को हम लोग spermiation बोलते हैं। रीड कर लेते हैं ऑप्शंस को। See, in spermiogenesis spermatids are formed। स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, नहीं, स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं स्पर्मेटिड से। सो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, आगे का क्या रीड करना। नेक्स्ट, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म। हाँ, स्पर्मेटोजोआ बनता है। वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म। नहीं, स्पर्मेटिड्स तो आपके पहले ही बन चुके हैं, ये बिल्कुल गलत है, बी वाला ऑप्शन भी। नेक्स्ट ऑप्शन, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, सही है, स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं। व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हाँ, कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रिलीज होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस क्या आता है? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ को बनना, फिर वो मैच्योर होते हैं, अपना जो हेड रीजन होता है वो सर्टोली सेल में एंटर करवा देते हैं, फर्दर वो रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कैविटी में, जिसको हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं।
ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन फिर भी लास्ट क्वेश्चन और लास्ट ऑप्शन को भी हम लोग रीड करेंगे। सी, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज्ड। भाई बिल्कुल गलत है ये भी, सर्टोली सेल से कहाँ रिलीज होगा, ये तो आपका स्पर्मिएशन में था। तो ऑप्शन बिल्कुल सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। मैचिंग कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए। अब मैचिंग में आपको सबसे पहले उसको देखना है जिसके बारे में आपको सबसे अच्छे से पता हो। तो मुझे तो सारे ही पता है, लेकिन फिर भी बच्चों को मेंस्ट्रुएशन के बारे में सबसे अच्छे से पता होता है। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? ब्रेक डाउन ऑफ द एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग, जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है वो ब्रेक डाउन होकर बाहर शेड ऑफ होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। तो सी का फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिएगा कि किस में दिया गया है। सी का फर्स्ट आपका ए ऑप्शन में है, सी का फर्स्ट डी ऑप्शन में। इन्हीं दोनों को अब हम लोग कंपेयर करेंगे कौन सा सही है। नाउ द फर्स्ट वन इज प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज क्या होता है? जो प्राइमरी फॉलिकल आपका डेवलप होता है मैच्योर फॉलिकल में, उसको हम लोग फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। तो ए का सेकंड किस में दिया गया है? ए का सेकंड डी वाले में। तो आपका डी वाला करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन फिर भी हम लोग बी को भी मैच कर लेते हैं। सिक्रेटरी फेज जिसको हम लोग ल्यूटल फेज बोलते हैं। तो बी का थर्ड हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फीजिबल ओनली इफ। फर्टिलाइजेशन कब होगा? रीड कर लेते हैं स्टेटमेंट्स को। The sperms are transported into the vagina just after the release of ovum। नहीं, ये एग्जैक्टली सेम लाइन आपकी एनसीईआरटी में एक दी गई है इस क्वेश्चन के आंसर की, जो इसका आंसर है सी। द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पलर isthmus जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लाइन दी गई है सेकंड वाली। जब आपका ओवम रिलीज हो रहा है उस टाइम पे स्पर्म भी पहुंचने चाहिए एम्पुलर isthmus जंक्शन में, एंड ओवम अपने आप ही वहां पे फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर isthmus जंक्शन में पहुंच रहा है। तभी आपका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। अगर सेम टाइम पे नहीं पहुंचे एम्पुलर isthmus जंक्शन में तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। वापस के आगे भी लिखा था, इसीलिए जो जितने भी, जरूरी नहीं है कि जितने भी पॉपुलेशन हो वो फर्टिलाइजेशन को लीड करे, फर्टिलाइजेशन उनका रिजल्ट हो, नहीं। सो ओवम एंड स्पर्म जो है वो ट्रांसपोर्ट होने चाहिए एक साथ। कहाँ पे? एम्पुलर isthmus जंक्शन। एम्पुलर isthmus जंक्शन क्या था? ये फंडिबुलम था, यहाँ पे ओवरी अटैच थी, इसके ऊपर की साइड इस जगह ये स्वयं पार्ट, फिर आपका isthmus, और isthmus से क्या अटैच था? यूट्रस। तो इस जगह पे ओवम और स्पर्म आने चाहिए सेम टाइम पे। सो करेक्ट ऑप्शन B1 है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सी, FSH stimulate the Sertoli cells which helps in spermiogenesis। FSH stimulate करता है Sertoli cells। Now where are the Sertoli cells present? Sertoli cells are present in seminiferous tubule which plays a role in the maturation of sperm। See, तो स्पर्मियोजेनेसिस में रोल प्ले करता है। यस, स्पर्मियोजेनेसिस में रोल प्ले करता है, करेक्ट है। LH triggers ovulation in the ovary। यस, करेक्ट है। LH and FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। LH और FSH का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है फॉलिकुलर फेज में। नो, फॉलिकुलर फेज जब आपका फॉलिकुलर डेवलप हो रहा है फीमेल की ओवरी में, फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए LH और FSH का जो लेवल है वो तो इंक्रीज होता है। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट एंड डी, LH triggers secretion of androgens from the Leydig cells। yes, LH जो है वो सिक्रीट होता है पिट्यूटरी से, वो जाता है ब्लड के थ्रू Leydig cells के बाद, और Leydig cells फिर इन टर्न सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को। तो ऑप्शन डी भी आपका करेक्ट है। जो आपका ऑप्शन सी है इट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि LH और FSH का लेवल जो होता है वो इंक्रीज करता चला जाता है फॉलिकुलर फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? द एक्सपर्शन ऑफ फुली डेवलप फीटस फ्रॉम द यूट्रस, इट इज नोन एज पार्चुरेशन। जो आपका फीटस है जब पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा वो यूट्रस के बाहर आएगा, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के लिए आपका यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, उस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो रीड कर लेते हैं। फर्स्ट है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिल्क। तो ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपको उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना था जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोलैक्टिन तो आपका मिल्क की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पार्चुरेशन को इनिशिएट करने के लिए वो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन को भी रीड कर लेते हैं फिर भी। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो। यस, पार्चुरेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल आपका इंक्रीज कर जाता है, और पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे ही आपका ये इनका जो लेवल होता है वो हाई होता है। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स।
प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी सिक्रीट होते हैं, ये जो आपका वॉल होती है यूट्रस की मायोमेट्रियम, उसके ऊपर आपका एक्ट करते हैं कॉन्ट्रेक्शन के लिए। तो कॉन्ट्रेक्शन आपका रिक्वायर होता है पार्चुरेशन के लिए, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रस। तो आपका ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है, B1 इज ऑल्सो करेक्ट। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ही तो आपका हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इंटेंस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूट्रस वॉल। यूट्रस पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करे जिसकी वजह से बेबी बाहर आ जाए, इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी भी सही है। ऑप्शन जो ए है वो इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन, क्योंकि प्रोलैक्टिन आपका सिंथेसिस ऑफ मिल्क में रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स द हार्मोन रिलैक्सिन? रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता था? ओवरी। ओवरी में कौन सा पार्ट आपका प्रेजेंट होता है जो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपका डेवलप रहता है पूरी तरह से? इट इज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम आपका हार्मोन सिक्रीट करता है एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जिसका नाम है रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? स्मूथ कर देता है, सॉफ्टन कर देता है किसको? सर्विक्स वाले रीजन को, म्यूकस प्लस प्लग को, एज वेल एज लिगामेंट्स को भी डायलेट कर देता है। सो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है रिलैक्सिन हार्मोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए, कि मिल्क आपका इजेक्ट हो बाहर आए अब, एंड द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए? फीटल आपका जो इजेक्ट करता है मिल्क को बाहर आ जाता है, जो मिल्क मेमोरी ग्लैंड से, तो वहां पे जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द लेक्टिफेरस डक्ट। जो लेक्टिफेरस डक्ट होती है उसके कॉन्ट्रेक्शन की जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं वहां पे कॉन्ट्रेक्शन होगा जिसकी वजह से मिल्क बाहर आता है। तो ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है फॉर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स एज वेल एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम? किससे बनी हुई होती है एमनियन? जो प्लेसेंटा होता है वहां से आपकी 4 लेयर्स फॉर्म होती हैं, कोरियन, एमनियन, यॉक सैक एंड एलेंटोइस। तो एमनियन मैमेलियन एम्ब्रियो में किस आपकी जो 3 लेयर होती है, 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, इनमें से किसकी बनी हुई होती है? जो आपका एम्ब्रियो होता है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पैक होता है, उसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटसाइड और एक इनसाइड जो एम्ब्रियो के पास वाली होती है। सो जो आउटसाइड वाली है वो एक्टोडर्म से बनी हुई होती है, जो एम्ब्रियो के पास वाली है वो मेसोडर्म से बनी हुई होती है। तो एम्ब्रियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, हार्मोन सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी आर? प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? एग्जैक्टली सेम लाइन दी गई है एनसीईआरटी में, यही ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्टेरोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस आपके सिक्रीट होते हैं प्लेसेंटा से टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, लेकिन फिर भी बाकी के ऑप्शंस को हम लोग रीड कर लेते हैं। सी, HCG सिक्रीट होता है, HPL सिक्रीट होता है, प्रोजेस्टेरोजन सिक्रीट होता है, लेकिन प्रोलैक्टिन जो आपका मिल्क के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिक्रीट नहीं होता है। तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन, HCG HPL तो सिक्रीट होगा ही होगा। रिलैक्सिन हार्मोन आपका कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है जो कि आपका प्रेजेंट होता है ओवरी में। ऑक्सीटोसिन आपका पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट है, प्लेसेंटा से ये दोनों नहीं रिलीज होते हैं। अगेन HCG, प्रोजेस्टेरोजेंस ये सब सिक्रीट हो रहे हैं, एस्ट्रोजन भी सिक्रीट हो रहा है, लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स आपके ये सिक्रीट नहीं होते हैं प्लेसेंटा से। सो ऑप्शन जो डी है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोजेंस एंड एस्ट्रोजन आपके सिक्रीट होते हैं प्लेसेंटा से। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम? किससे बनी हुई होती है एमनियन? जो प्लेसेंटा होता है वहां से आपकी 4 लेयर्स फॉर्म होती हैं, कोरियन, एमनियन, यॉक सैक एंड एलेंटोइस। तो एमनियन मैमेलियन एम्ब्रियो में किस आपकी जो 3 लेयर होती है, 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, इनमें से किसकी बनी हुई होती है? जो आपका एम्ब्रियो होता है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पैक होता है, उसकी 2 लेयर्स होती है, एक आउटसाइड और एक इनसाइड जो एम्ब्रियो के पास वाली होती है। सो जो आउटसाइड वाली है वो एक्टोडर्म से बनी हुई होती है, जो एम्ब्रियो के पास वाली है वो मेसोडर्म से बनी हुई होती है। तो एम्ब्रियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, हार्मोन सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी आर? प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? एग्जैक्टली सेम लाइन दी गई है एनसीईआरटी में, यही ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्टेरोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस आपके सिक्रीट होते हैं प्लेसेंटा से टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, लेकिन फिर भी बाकी के ऑप्शंस को हम लोग रीड कर लेते हैं। सी, HCG सिक्रीट होता है, HPL सिक्रीट होता है, प्रोजेस्टेरोजन सिक्रीट होता है, लेकिन प्रोलैक्टिन जो आपका मिल्क के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिक्रीट नहीं होता है। तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन, HCG HPL तो सिक्रीट होगा ही होगा।
रिलैक्सिन हार्मोन आपका कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, जो कि आपका प्रेजेंट होता है ओवरी में। ऑक्सीटोसिन आपका पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट है, प्लेसेंटा से ये दोनों नहीं रिलीज होते हैं। अगेन एचसीजी, प्रोजेस्टोजेंस, ये सब सिक्रीट हो रहे हैं, एस्ट्रोजन भी सिक्रीट हो रहा है, लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स आपके ये सिक्रीट नहीं होते हैं प्लेसेंटा से। सो ऑप्शन जो डी है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टोजेंस एंड एस्ट्रोजन आपके सिक्रीट होते हैं प्लेसेंटा से। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।